वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट अब ऐसी जगह पर आ गई है जहां पर ये बहुत कुछ कह रही है और ये बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। उसके ऊपर इजराइल वॉर और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती नजर आएगी और वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आ सकती है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट्स पे आता नजर आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी आएगा। अब ये सब तो जो आएगा वो हो सकता है, लेकिन इन सब के साथ एक बात क्लियर हो जाती है कि रिलायंस को इसका सबका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसराइल वॉर से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर में खलबली मचेगी और ऑयल प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका सीधा सा फायदा रिलायंस को मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी टाइम से शांत पड़ा है और ये चलता हुआ नजर आ सकता है। इस पे नजर रखिए, यही गेम चेंजर होने वाला है अगले हफ्ते के लिए। सो समझते हैं बाकी के डेटा को कि क्या हो सकता है। साथ में एफ जो है वो अभी भी सेलिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं और बाइंग दी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर ही रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अभी भी कम हो रही है बाइंग सेलिंग के मुकाबले, शॉर्ट टर्म को अगर देखा जाए, हालांकि ओवरऑल काफी बड़ी हुई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब डेटा देखते हैं एफ और डी का बड़ा पैसा स्मार्ट मनी कर क्या रहा है। देखिए, स्मार्ट मनी के अंदर अगर बात करें डोमेस्टिक वालों की, तो डोमेस्टिक वाले तो जो है वो बाइंग कर रहे हैं, अभी भी बाइंग कर रहे हैं, हालांकि अमाउंट बहुत कम हो गया है। फ्राइडे को उन्होंने 783 करोड़ का माल खरीदा है और वहीं थर्सडे की अगर बात करें तो उन्होंने 521 करोड़ का माल खरीदा था। अब अगर बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग फ्राइडे को तो काफी कम हुई है, 90 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है एफ ने। और अगर बात करूं थर्सडे की, तो थर्सडे को 1864 की सेलिंग करी थी एफ ने, और उससे पहले 3000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर रहे थे। काफी सीरियसली सेलिंग कर रहे हैं। अगर मंथ की बात करें तो अक्टूबर मंथ में अभी तक ही 8412 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिर्फ 4435 करोड़ की बाइंग करी है, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारा माल जो है वो रिटेल को चिपका दिया गया है। ये 4000 करोड़ का माल जो है, करीब डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग, ये कहाँ गया? ये रिटेल के पास गया। और रिटेल को जब माल मिल रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी कोई बड़ा अपमूव तो नहीं लेने वाली है, और अगर अपमूव बड़ा लेना हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन एकदम उल्टी हो जाती है, जिसमें रिटेल से माल निकलवाया जा रहा होता है, तो अभी फिलहाल चिपकाया जा रहा है। सो बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन मुझे कम है। वहीं अगर आप बात करें, देखिए ओवरऑल सिनेरियो ईयरली की, अगर आप बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2021-22 से लेकर 2 साल में 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। इससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस साल 2023 में जनवरी से अभी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद चुके हैं, दैट इज 1,33,635 करोड़। वहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग है वो सिर्फ 29,931 करोड़ है। तो अगर बड़ी पिक्चर को देखा जाए तो रिटेल से माल निकलवाया गया है और मोटा वाला बाइंग जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने करा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भाई मार्केट अभी भी ऊपर जाने के लिए ही पोजीशनड है और ये जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो मार्केट और डिप देती हुई नजर आ सकती है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरी समझ से कैश पे बैठना ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो है और आप उसको होल्ड करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। बस टाइम अगर आप दे सकते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं, अदरवाइज कैश पे बैठे, मार्केट में अभी और अच्छा मौका मिल सकता है बाइंग का। अब इसके अलावा बाकी के डेटा को देखते हैं। देखिए फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है फिर से कूल ऑफ होता हुआ नजर आया और 5.85% का डिप था, जो कि एक अच्छा खासा डिप होता है। 10.30 पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी कम होती नजर आएगी, उछल कूद कम है, लेकिन क्योंकि अब इसराइल वॉर हो गई है और उसकी वजह से मार्केट में उछल कूद तो बढ़ेगी, तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा मंडे को, मुझे लग रहा है ऐसा, और उसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा उछल कूद होती हुई नजर आ सकती है। तो इस पर नजर बनाए रखिएगा। ये बढ़ता है अगर, और अगर इसके साथ में हमें दिखता है कि हमारे जो बाइंग है वो बढ़ रही है या सेलिंग है जो वो बढ़ रही है, तो वो कंट्रीब्यूट करता नजर आएगा। बाकी मैंने रिलायंस के बारे में आपको बता ही दिया है शुरू में, सो कीप अ नोट ऑन दैट। बाकी चार्ट में आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट, थोड़ा और फायदा होगा आपको समझने के लिए ट्रेड कैसे लिया जाए। बाकी अगर बात करें देखिए सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फ्राइडे को 1352 थी, जो कि थर्सडे को 1318 थी, यानी कि और ज्यादा शेयर बढ़ते हुए नजर आए, क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन में बंद हुए हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती थर्सडे को 734 थी, जो कि अब कम होकर 728 रह गई है। वहीं अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी एक अच्छे क्रूशियल पॉइंट को पार कर कर ऊपर ट्रेड कर रहा है 19,500 के ऊपर। जब तक ये बना हुआ है तो ये काफी मजबूत है। तो अभी ये फिलहाल निफ्टी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है वो 19,653 पे क्लोज हुआ है, 107 पॉइंट की बढ़त के साथ, दैट इज 0.55% का गेन। और हालांकि गेम बहुत छोटी हो गई है, जो इंडिकेट करती है कि अब एक बड़ा मूव आने वाला है। जो मूवमेंट था बिटवीन हाई एंड लो ऑफ द डे, तो वो सिर्फ 86 पॉइंट के बीच में मार्केट घूमी, निफ्टी ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिखाया। हालांकि अगर पिछले दिन की क्लोजिंग से देखें तो 130 पॉइंट का मूव था। लो की बात करें
फ्राइडे को तो वो 19,589 था, और अगर हाई की बात करें तो 19,675 था। वहीं अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग करें जहां से ये बढ़कर आया है तो वो 545 पे क्लोज हुआ था निफ्टी। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी को देखें तो 44,360 पे क्लोज हुआ है। 0.33% की बढ़त है, दैट इज 147 पॉइंट्स बढ़कर पिछले डे की क्लोजिंग से बढ़कर बंद हुआ है। वहीं अगर गेम की बात करें इसमें हाई और लो के बीच में तो 257 पॉइंट्स का गेम था। क्लोजिंग बेसिस पे भी 287 पॉइंट से ज्यादा का गेम नहीं था। ये है अब अगला डिसाइडिंग फैक्टर जो कि गेम करता नजर आएगा। आरबीआई पॉलिसी आई, उसके बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरबीआई पॉलिसी में काफी ठंडी रही तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं। अब गेम यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ से शुरू होगा और रिलायंस के साथ होगा। सो इनको जोड़ कर देखना शुरू कीजिएगा। ये दो कनेक्ट करने के लिए डॉट्स दे दिए मैंने आपको। अब आगे इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो अच्छी खासी बढ़त थी फ्राइडे को। मीडिया सेक्टर 1.58% बढ़ता हुआ नजर आया। आईटी में कह रहा था काफी अच्छी चाल आ सकती है, सो ये भी लगभग 1%, दैट इज 0.99% बढ़ता हुआ नजर आया। पर अभी भी ये थोड़ा सा रिस्की बना हुआ है और इसके रिजल्ट आने शुरू होने वाले हैं अगले हफ्ते। सो इस पे नजर बनाए रखिएगा। चौथा पॉइंट शायद ये हो सकता है, अगला पॉइंट डॉट कनेक्ट करने के लिए आईटी सेक्टर, ये भी बड़ा इंपैक्टिंग फैक्टर है। सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन में काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए ऑटो सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आया, 0.85% बढ़ा। स्मॉल कैप में भी बढ़त थी 0.63% की। और अगर इसके बाद बात करें तो इंफ्रा सेक्टर 0.61% बढ़ता नजर आया। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें ओवरऑल 0.57% की बढ़त है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट बैंक्स की और पीएसयू बैंक्स की तो प्राइवेट बैंक 0.38% बढ़ते हुए नजर आए। वहीं पीएसयू बैंक्स जो हैं वो थोड़े से लगाड़ थे और वीक नजर आए, 0.51% टूटते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करें इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज तो ये भी बढ़ता हुआ नजर आया 0.51%। और इसके अलावा एमएनसी, मिड कैप सेलेक्ट और उसके अलावा रियलिटी और कुछ और सेक्टर छोटे छोटे बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो गिरने वाले सेक्टरों में सबसे पहले फार्मा 0.30% टूटता हुआ नजर आया। हेल्थ केयर भी 0.37% टूटा। मेटल की बात करें तो 0.25% की गिरावट थी। इसके अलावा एफएमसीजी और एनर्जी सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा गिरते हुए नजर आए। अब अगर बात करें ग्लोबल इंडिकेटर्स की, तो ग्लोबल इंडिकेटर में देखिए भाई सिल्वर जो है 67,225 पे और ये वापस बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अच्छी खासी बढ़त आई थी इसमें, और अब ये जो दिखा रहा है ये वापस रिवर्सल है। अगर अब रिवर्सल आया और 70,000 के ऊपर गया तो ये 70 के बाद 72, 75 और 78,000 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। ये इस तरह का ट्रैप बनाकर दिख रहा है मुझे जो दिख रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉस लेकर कीजिएगा अगर करें तो। इसके अलावा डॉलर हमारे लिए अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ये सबसे बड़ा इंपैक्टिंग फैक्टर है, इस डॉट को जरूर नजर में रखिएगा। अगर इसमें बढ़त आती रही या ये नीचे कूल ऑफ नहीं हुआ, 83 के नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू करता, तो मार्केट अभी भी कोई ऊपर की बढ़त तो नहीं दिखा रही है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो अपसाइड के मूव के लिए ट्रेड करना ज्यादा रिस्की है। वहीं नीचे के फॉल के लिए शायद एक बेहतर ट्रेड हो सकता है अगर फॉल आता है तो, लेकिन जब कोई इंडिकेशन आए सिर्फ तभी, अदरवाइज डोंट डू इट। वहीं अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए चार्ट सब कुछ कहते हैं, मैं काफी टाइम से हर बार बताता हूँ अपने वीडियो में। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं पिछले करीब 1 डेढ़ हफ्ते पहले से ही कह रहा था कि ये ऑयल के अंदर, क्रूड के अंदर बढ़त आ रही है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई कोई तो था जिसको ये पता था कि मार्केट में कुछ होने वाला है, जो कि इजराइल वॉर हुई है। ऑयल कंट्री प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनमें इम्पैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से अब इसकी कीमतें बढ़ती नजर आनी चाहिए, लेकिन ये बढ़त तो पहले ही आ चुकी है। सो इसमें भी सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, लेकिन रिलायंस को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। सो नजर बनाए रखें। अब इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा एक और डॉट जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। अभी अगर बढ़त आनी है तो मिड कैप के अंदर में बढ़त बढ़नी रहनी चाहिए या कम से कम फॉल नहीं आना चाहिए। अगर फॉल आता है तो मिड कैप में सबसे पहले फॉल आता नजर आएगा और वो काफी तेजी से आएगा। काफी टाइम से बढ़ता हुआ था और अब ये थमा हुआ है। अब इसको किसी एक तरफ चलने की तैयारी करनी है, वो कौन सी तरफ होगी ये बताएगा अगले हफ्ते में, शायद ये भी क्लियर हो जाए। बाकी चार्ट्स पे समझते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ओवरऑल में अगर आपको बात करूं तो निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो देखिए 20 मूविंग एवरेज, इसके बारे में मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। ये अभी फिलहाल इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और इसको वीक ही कहते हैं, और ये कहा जाता है कि इसका मतलब होता है कि अभी बाय का टाइम तो नहीं है। लेकिन जिस तरह की कैंडल्स बन रही है पिछले 3 दिन से, गैप अप, नीचे का लंबा विक और फिर अगले दिन गैप अप, गैप अप, गैप अप, तो इस तरह से अगर ये चलता है तो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट 19,820 के आसपास बनता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये बढ़ने की तैयारी में है और ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि
अब ये दूरी काफ़ी बनी हुई है। ये हो गया ओवरऑल व्यू निफ्टी का। बाद में आपको लेवल्स दूंगा ट्रेड करने के लिए, वो भी देख लेंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी जो है काफ़ी टाइम से गिर रहा था और उसके बाद इसने रिवर्सल दिया है। ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, पिछले 2 दिन से लगातार गैप अप दे रहा है, लेकिन इसमें दोनों तरफ के विक निकल रहे हैं, जिसका मतलब गेम इसमें डिसाइडेड नहीं है और आरबीआई पॉलिसी के बाद भी इसमें कोई गेम नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है, यानी कि यहाँ पर अभी भी कुछ गेम पक रहा है जो अभी क्लियर नहीं है, और वो होगा तो होगा। बाकी इसके अलावा जो है वो ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 45,050 या 100। इसके ऊपर क्लोजिंग अगर ये देगा तो इसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, तब असली वाली बाइंग या पोजिशनल बाइंग की जा सकती है, अदरवाइज ट्राई एंड अवॉइड। इसके अलावा अगर आप बात करें, जैसे कि मैंने मिड कैप के लिए बताया, तो मिड कैप को देख लेते हैं पहले। मिड कैप देखिए काफी टाइम से साइडवेज चल रहा है। ये डेली चार्ट है सारे सारे जो अभी तक आपने देखे हैं, और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 9250। अगर ये इसके ऊपर कभी क्लोजिंग दे देता है तो ये और तेज बढ़ता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर अभी फिलहाल जाता नजर नहीं आ रहा है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। हाउएवर अगर फॉल की बात करें, तो अगर इसने 8890 को या 80 को तोड़ा, तब ये एक अच्छा फॉल दिखा सकता है। सो यहाँ के नीचे सेल ऑफ कर सकते हैं, तभी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। बाकी ट्रेडिंग के लिए क्या करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में बाकी के शेयर्स को समझेंगे इसके बाद। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के लिए अगर हम बात करें, तो मंडे को अगर हम बात करें, तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो 19,650 का बनता है। जब तक ये इसको रिटेन करके बैठा है, तब तक ये फॉल के लिए नहीं है, तब तक इसमें बाय का ट्रेड लेना चाहिए। और अगर इसके ऊपर जाता है तो इसको एक अच्छी रेजिस्टेंस 680 पर भी मिलेगी। इसको पार करने के बाद ये दिखाता है कि बुल्स ने अच्छा पैसा लगाया और ये कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, और बियर्स थोड़े कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो होगा उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल 710 से 15 का लेवल, और अगर उसको पार कर गया तो 19,700 55 से लेकर 70 का एरिया, 75 का एरिया एक क्रूशल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक क्रूशल रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां से ऊपर जाना अभी फिलहाल निफ्टी के लिए मुश्किल दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल इसको पार कर रहा है आजकल में। तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी, तब अगर हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन उससे पहले अभी कोई सीन नहीं दिख रहा। डेटा बना हुआ है, वो न्यूट्रल है, और मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर इसको भी पार कर गया तो फिर अगला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट वाला 19,870 के आसपास बनता है, 6770। और अगर इसके ऊपर गया तो 19,983, और उसके ऊपर फिर 20,055। इसके ऊपर तो फिलहाल अभी जाते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि इसके ऊपर भी मैक्सिमम जो मार्केट को जाना है, अगर जाना चाहती है, तो 20,200 इसके ऊपर फिलहाल कहीं से कहीं तक जाने के प्रोग्राम मार्केट के नहीं दिख रहे हैं। वो बहुत बड़ा लेवल है, वहां तक भी मुश्किल जाएगा। मैंने जो बताया उससे पहले वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट, उन पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। और अगर टच हो जाए और क्रॉस हो, तो अगले हफ्ते के लिए उनमें खेलने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं डेली वीडियो में तो जो बताता हूँ बताता ही रहूंगा। नहीं तो टेलीग्राम पे आ सकते हैं, अगर इंट्राडे में कोई चेंज होता है तो आई ट्राई एंड अपडेट आउट देयर। अब नीचे की तरफ देखते हैं, अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो देखिए 19,650 या 640 का एरिया है इंपॉर्टेंट वाला। इसके नीचे अगर आए तो भी इंतजार कीजिएगा, सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फौरन बाद दूसरी सपोर्ट जो है मजबूत वाली 19,620-30 पे आ जाती है। और अगर इसको तोड़ा इसने, तो फिर ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसके बाद भी सपोर्ट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, दैट इज 19,610, 19,586। और अगर 586 को तोड़ा तो ये कमजोर हो गया है, फिर इसके अंदर बाय में बैठना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आता है वो है 19,530 का। 500 से 530 का एरिया है ये। इसको अगर ब्रेक कर दिया निफ्टी ने अगले हफ्ते कभी भी, तो बॉस फिर मार्केट में सिर्फ सेल कीजिएगा, बाय का ट्रेड मत ढूंढिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको अब इसे नीचे की तरफ में क्रॉस नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर ही रहना चाहिए प्राइस को, तब तक उम्मीदें बाकी हैं। और अगर इसने 500 को तोड़ा तो फिर एक छोटी सी सपोर्ट 19,455 पे है, और इसको तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 390 के आसपास आती है। 390 को अगर इसने तोड़ा तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,349 से लेकर 19,330 तक की आती है। ये वो एरिया है जो लास्ट उम्मीद के तौर पे आप रख सकते हैं। इसको तोड़ा तो फिर निफ्टी और 100-150 पॉइंट का फॉल झटके में दिखाएगा और सीधा अगले वॉर जोन में जाएगा। वहां पर सबसे बड़ी लड़ाई जो अब होनी है बुल्स एंड बियर्स के बीच में, वो है 19,260 से लेकर 19,200 का एरिया। इसके बीच में मार्केट जरूर टाइम बिताएगी, चाहे अगर नीचे भी जाना है तो यहाँ पर आकर जरूर थोड़ा रुकेगी और पोजीशंस को हल्का किया जाएगा, और उसके बाद ही नीचे जाएगी, अनलेस इजराइल वॉर जो है वो एक कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल दे और इसके अंदर में और देशों की भी सम्मिति या सम्मिलिति आ जाए, जिसमें कि रशिया एक तरफ, अमेरिका दूसरी तरफ, यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ, नेटो एक तरफ, ऐसा कुछ होने लगे, तब ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अदरवाइज ये लेवल्स परफेक्टली काम करेंगे, हमेशा करते हैं, उस तरह से ट्रेड कीजिएगा।
बाकी टेलीग्राम पे बताता रहूँगा और अगले वीडियोस में बताता रहूँगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर सीखना चाहते हैं ये सब तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आई विल ट्राई एंड लाइव ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा। बाकी अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी स्टोरी कुछ इसी तरह की है। अगर हम बात करें चार्ट्स को समझने की, तो देखिए इसमें ना वीकली चार्ट जो है मुझे थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि समझना चाहिए। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो ये है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट कमजोर दिख रहा है। ये एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से चला नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। हालांकि नीचे से अब ये यहाँ पर बहुत बड़ी शेडो बनाकर ऊपर को आया है। कैंडल रेड ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइन है कि किसी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया है, तभी मार्केट को इतना लंबा ऊपर उठाया गया है। 375 के आसपास क्लोज हुई है। लो जो था वो 43,840 50 के आसपास मारा था। तो 500-600 पॉइंट ऊपर उठा देना मार्केट को, ये इसके लिए काफी पैसा लगता है, किसी ने तो लगाया है। तो ये अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है, किन लेवल्स को हम इंपॉर्टेंट मानते हुए कैसे ट्रेड करेंगे। बायस अगर मुझसे पूछेंगे कि इसकी क्या है, तो इसकी बायस अभी जो है फिलहाल के लिए वो ऊपर जाने की ज्यादा दिख रही है, नीचे आने की कम दिख रही है, लेकिन ये भी इंडिसाइसिव है। और इसको सिर्फ लेवल से ही ट्रेड कीजिएगा। वो लेवल्स क्या होंगे, उन लेवल्स की अगर बात करें तो ये भी बाय में बैठा है। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो जब तक 19,360 को ना तोड़ दे तब तक इसको सेल की सोचिएगा भी मत। और अगर सेल करना ही है तो बेहतर होगा 44,250 के नीचे सेल करें, अदरवाइज ना करें। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल, एक एक पॉइंट से ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे आएगा। तो ऊपर अगर इसको जाना है तो पहली रेजिस्टेंस इसी जो बहुत मजबूत वाली बनी हुई है, हालांकि 2 बार टेस्ट हो चुकी है, वो पार करनी होगी 44,460-70 का एरिया। अगर इसको पार कर लेता है तो फिर ये 44,560-70 पे फिर अटकता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस जोन आ जाता है 44,650। हालांकि 44,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पर भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो 660 के आसपास आती है। 660 को ये पार कर पाएगा, ये अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में कहीं से कहीं तक। हाउएवर अगर इसको पार कर दे तो ये 44,800 1020 तक जाता नजर आ सकता है। और उसके बाद फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 45,000 पे आती है। 950 से लेकर 45,000 का एरिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अगर इसको पार कर ले तब ये बुलिश बुलिश हो गया है और बुल्स के हाथ में है, तब जरूर बाय करने की कोशिश कीजिएगा और पोजिशनल भी बैठ सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लेवल्स दिए हैं, इनको ट्रेडिंग के तौर पे ही यूज कीजिएगा। यानी कि जब इन लेवल्स पे आए तो देखिए प्राइस क्या कर रही है, या तो यहाँ से रिवर्सल लेगी तो सेल का ट्रेड लीजिए, पार करके अगर ट्रेड करने लगती है तो बाय करिए और इसको स्टॉप लॉस बनाइए। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 44,270 का है, इसको तोड़े तभी सेल का सोचिएगा। और उसके बाद ये अगली सपोर्ट जो है, इनफैक्ट मजबूती से टूटने की बात जो है वो 44,200 के नीचे ही करिएगा। यहाँ से ये एक अच्छा फॉल दिखा सकता है अगर इसने इसको तोड़ा तो। पहली सपोर्ट 44,080 के आसपास आती है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर मजबूत सपोर्ट 44,000 पे है, साइकोलॉजिकल भी है। और उसके बाद एक वॉर जोन टाइप शुरू हो जाता है, जो कि 44,000 से शुरू होकर 43,900 बीच में छोटी सी सपोर्ट, और 43,830 तक चलेगा। यानी कि 44,830 से 44,000 के बीच में एक वॉर जोन है। यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स भिड़ते नजर आएंगे। हाउएवर अगर इसने 43,830 को तोड़ा तो बॉस ये तैयार है गिरने के लिए, और ये अच्छे से गिरता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा इस लेवल को जरूर। और अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगता है तब 43,833, 43,589, 43,366, 43,060, और उसके बाद फिर एक और बड़ा वाला फॉल लंबा जो 1000 पॉइंट करीब दे सकता है, वो की तैयारी होती नजर आएगी। अभी इन लेवल्स पे नजर रखिएगा, बाकी अगर कुछ आता है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी अब देखते हैं मिड कैप को, जो मैं कह रहा हूँ वो क्या करने वाला है। देखिए मिड कैप के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ऊपर जाने के लिए अगर ऊपर जाना है तो 9137 9137 या 40 के ऊपर ट्रेड करना होगा। अगर इसके ऊपर जाकर ट्रेड करता है 15-20-25 मिनट, तभी इसको बाय करने की सोचिएगा, अदरवाइज इससे बाय से बचिए, ये खतरनाक लेवल पे है। हालांकि इसके ऊपर अगर जाता है तो 9200 510 पे फिर रेजिस्टेंस है, और अगर उसको पार कर ले तो एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है 9240 के पास। इसको ये पार करता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिड कैप है और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईएस का इंटरेस्ट यहाँ पे बाइंग करने में है। तो अगर यहाँ तक पार कर जाता है 19,230 40 का एरिया, तब इसमें एक बहुत बड़ी बढ़त, जो पहले ये लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड दिखा के आया है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और एक नया अप मूव 500 600 800 1000 पॉइंट तक का दिखा सकता है। बट ये तभी कीजिएगा जब ये 9200 40-50 के ऊपर ट्रेड करे तो, अदरवाइज ये यहाँ से जरूर नीचे गिर जाएगा। ये अभी ऐसा ही दिखा रहा है और ये साइडवेज में है और ट्रैपिंग हो रही है।
हैंड चेंज हो रहे हैं, कुछ शेयरों से चेंज ओवर कर कर दूसरे शेयरों में जा रहे हैं। वहीं अब नीचे की बात करते हैं, तो नीचे की अगर बात करें तो 8965 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर नीचे की तरफ आता है तो अभी 9126 पे है, 9126 पे। वहां से नीचे 8962 तक ही आ सकता है। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट ले लेनी चाहिए, पर अगर नहीं ली तो ये सपोर्ट को पहले 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, तो ये तोड़ दे तो फिर ये नीचे आएगा और अगली सपोर्ट जो है वो 8880 के पास आएगी। इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इसका मतलब मिड कैप में करेक्शन शुरू हो गई है और तब ये एक अच्छा फॉल दिखा सकता है। सेल कर कर शॉर्ट में बैठिएगा और ट्रेल करते जाइएगा स्टॉप लॉस। ये फिर एक अच्छी फॉल दिखा सकता है जो 200 300 500 पॉइंट्स तक का हो सकता है और अगले हफ्ते ही आ सकता है। अब देखिए, मैं कह रहा था मार्केट बहुत कुछ कह रही है, उन सब शेयरों को भी एक झटके में तेजी से दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा किस लेवल के ऊपर बाय, किस लेवल के ऊपर सेल, और कोशिश कीजिएगा इनको खेलने की। रिलायंस की अगर हम बात करें तो देखिए, रिलायंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अपने 20 मूविंग एवरेज को ये ऑनर करते हुए उसके साथ साथ चल रहा है। ये साइडवेज है, अगर ये ऊपर जाता है तो बॉस इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 2340 40-45 के ऊपर। अगर ये ट्रेड करे तो भाई बाय कर लीजिएगा, तभी एक अच्छी बढ़त करीब 200-250 पॉइंट की दिखा सकता है। अभी 2317 पे है। और अगर नीचे की बात करूं तो नीचे में अगर इसको आना है तो नीचे में भी इसके पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है 2295 के आसपास। इसको तोड़ेगा तो ये सीधा नीचे 2260 के पास आता है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये और नीचे गिरता हुआ नजर आएगा 2224, और उसको तोड़ा तो फिर ये एक वॉर जोन जो है 2190, इसको तोड़ना नहीं चाहिए रिलायंस को, नहीं तो ये भयंकर रूप से वीक हो गया और ये मार्केट को भी लेके डूबेगा। अगर ये टूटता है तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है निफ्टी की वैल्यूएशन में। अब रिलायंस के बाद अगला देख लेते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है वो कुछ इस तरह का गेम बता रहा है कि ये अभी डिसाइड कर रहा है कि कहाँ जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर बोलें तो इसमें फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है, ये उछलने की कोशिश कर सकता है। अगर उछलता है तो 1540-45 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो इसको बाय करने की सोचिएगा, अदरवाइज इससे अवॉइड कीजिएगा। हालांकि असली पॉइंट जो बनता है वो 1550-55 का बनता है, इसके ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रेंथ में है। अदरवाइज जो मुझे दिख रहा है वो ये कि नीचे जाने के लिए ये बहुत जल्दी कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी इंतजार कीजिएगा 1530 के नीचे ट्रेड करे तब इसको सेल कीजिएगा। तब ये फ्लैग पैटर्न कैंसिल होकर एक नीचे का राउंडिंग टॉप टाइप बनकर नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है, और फिर ये 1500 तक भी आ सकता है और 1500 के नीचे और भी गहराता हुआ नजर आ सकता है। 1489 को अगर इसने तोड़ा तो ये एक बड़ा फॉल दिखाएगा। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, ये भी देखिए इंडेसिव सा दिख रहा है लेकिन थोड़ा स्ट्रांग है, बट इसका वॉर जोन जो बनता है वो बनता है 945 से लेकर 940 का एरिया। मतलब आप समझिए 940 से 50 के बीच में ट्राई कीजिए, इसको अवॉइड करें, ट्रेड ना करें। अगर ये ऊपर ट्रेड करता है 950 के तो फिर ये एक बाय बन जाता है, और अगर ये नीचे ट्रेड करता है 940 के तो ये एक सेल बन जाता है। इस तरह से ट्रेड करेंगे, और ये बीच में है। बहुत कुछ कह रहे हैं, सब जगह पे ये डिसीजन है कि ये ऐसे क्रिटिकल लेवल्स पे चल रहे हैं शेयर कि किसी भी तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट गेम के बहुत कुछ कह रही है मार्केट। अब अगर इन्फोसिस की बात करें, बस अगले हफ्ते रिजल्ट्स आने वाले हैं, आईटी कंपनियों को शुरू होंगे। हालांकि इन्फोसिस का काफी लेट आएगा शायद, टीसीएस का उससे पहले आएगा, नजर रखिएगा। बट इन्फोसिस अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो 1475 के ऊपर ये बाय बन सकता है 1490 तक के लिए, ट्रेडिंग के लिए अगर बताऊं तो। लेकिन अगर इसको असली में बाय में आना है, पोजिशनल बाय खरीदना है, तो 1510 के ऊपर ट्रेड करे तभी बाय कीजिएगा। और नीचे में इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1403, 1403। अब टीसीएस की बात करते हैं, जो एक बड़ा वाला गेम चेंजर है, ये भी निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है, वैल्यूएशन रखता है। ये एक ऐसे लेवल पे है, अगर ये 3600 के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो ये सिर्फ बाय करने की कोशिश कीजिएगा, ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि वॉर जोन की बात करूं इसमें तो 3575 से लेकर 3550 का एरिया है, इसके बीच में ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया तो फिर ये गिरावट का संदेश भी हो सकता है, तब इसके रिजल्ट्स कमजोर आने वाले हैं, कुछ इस तरह का इंडिकेशन ये देता नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की अगर बात करूं तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये भी और गिरेगा ऐसा बता रहा है। इसका इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ में 988 है। इसको तोड़कर अगर ये नीचे ट्रेड करने लगे, आधा एक घंटा भी कर ले, तो बहुत सी सेल में आ चुका है, याद रख लीजिएगा, और उसको और सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। एचसीएल टेक की बात करें, एक अच्छी आईटी कंपनी, इसके भी रिजल्ट अगले हफ्ते आते हुए नजर आ सकते हैं, शायद लेट आएंगे फ्राइडे तक, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट एरिया 1220 के आसपास बनता है। इसके नीचे आए तभी सेल का सोचिएगा। हालांकि 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो बाय करने के लिए अभी सही वक्त नहीं है।
विप्रो विप्रो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये बहुत कमजोर दिख रहा है, वीक है और ये गिरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये वो शेयर है जिसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से अगर इसका डेली चार्ट देखें तो गिरावट के ही संकेत दिए हुए और नीचे चल रहा है और 20 मूविंग एवरेज से काफी नीचे है। अपनी एक ट्रेंड लाइन को तोड़कर ये नीचे ट्रेड कर रहा था और अगर ये ऊपर जाए तो अभी ये 420 तक जा सकता है, 407 पे ट्रेड कर रहा है। एसबीआई की अगर हम बात करें तो देखिए, एसबीआई की अगर बात करें तो एक बहुत क्रिटिकल लेवल इसको पार करना है 596 का। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत ही अच्छा साइन होगा, लेकिन अगर इसके नीचे है तो भाई बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा, ये गिर भी सकता है और ये नीचे की तरफ आता है तो 575 और उसके बाद 555 से 60 के एरिया तक भी आ सकता है। हालांकि उसके नीचे 545 540 भी सपोर्ट है, यहाँ पर कहीं पर इसको सपोर्ट ले ही लेनी चाहिए और अगर ना ले तो फिर ये एक बड़े फॉल की तैयारी में है और ये गिरावट दिखा सकता है। इन्फोसिस की बात करें तो अगर इन्फोसिस एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे है, अपनी 20 मूविंग एवरेज को टच करके ये क्लोज हुआ है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये बाय है, इसके नीचे जाता है तो ये सेल है। पॉइंट का प्राइस क्या है 1477, तो 80 मान लीजिए, अगर 80 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, तब ये 1516-17 पे जा सकता है। और अगर 1516-17 को पार कर ले या 1520 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर इसको अच्छे से बाय किया जा सकता है, तब ये 1619-20 तक जाता हुआ नजर आएगा। वहीं नीचे की अगर बात करें तो 1410 के आसपास सपोर्ट है, इसको ना तोड़े तो अच्छा है, लेकिन इसको तोड़ा तो 1362, 1315 और 1237 ये सारे लेवल्स दिख सकते हैं। होप ये सब एनालिसिस आपके काम आ रहे हैं, फायदा दे रहे हैं और आप अच्छा ट्रेड कर प्रॉफिट भी बना रहे हैं। बाकी अगर सीखना चाहते हैं और तो भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव आकर सिखाऊंगा और सच बताता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिनसे आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। कनेक्टिंग दी डॉट्स है, मार्केट मार्केट में किसी भी एक चीज को देखकर कोई भी राय बनाना ना समझी होती है और इसीलिए रिटेल नुकसान में होता है, लेकिन मैं आपको कनेक्ट डॉट कैसे करते हैं वो समझाऊंगा, जैसे कि काफी अभी भी समझाता हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में बाय करना है या नहीं करना है, सेल करना है या नहीं करना है, और वो सब मैं करूंगा 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share the video. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.